हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले हर बार की तरह कुछ पंक्तियां आप लोगों को समर्पित, और वो है जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है ना। इसलिए हमेशा एक चीज याद रखना कि किसी भी काम को करना है तो उसको शुरू कर दो। एक कहावत तो सुनी होगी आपने, वेल बिगिन इज हाफ डन। कई लोग ये सोचते रह जाते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और वो कल कभी आता नहीं है। इसलिए जो भी कुछ काम करना है वो शुरू कर दीजिए, जैसा भी है शुरू कर दीजिए। परफेक्शन तो अपने आप आ ही जाएगा आगे। सो इन पंक्तियों को हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर उतारने की कोशिश करना। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचन तंत्र के ऊपर आधारित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आप लोगों को परीक्षा को क्रैक करने में एक अतिरिक्त योगदान देंगे। हमने पहले भी यहां पर विज्ञान एक्सप्रेस में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, उनको भी देखिए। रोजाना एक वीडियो आता है 11 बजे सुबह, सो इसलिए उसको देखना है। 170 प्लस वीडियोस अभी तक उसमें आ चुके हैं। ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हृदय की ध्वनि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर दे रखा है ताकि आप लोगों के लिए लैंग्वेज बाधक न बने। तो जिसको जो कंफर्टेबल लगता है वो उसमें पढ़ने की कोशिश करें। हृदय की ध्वनि डब किसकी होती है? हार्ट साउंड डब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। आप इतना तो सभी जानते होंगे कि हार्ट की दो ध्वनियां होती है, एक होती है लब और एक होती है डब। ठीक है, प्रथम ध्वनि जो होती है वो लब होती है और द्वितीय ध्वनि जो होती है वो कौन सी होती है? डब होती है। ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है कि हृदय की ध्वनि डब किसकी होती है? क्या जब मिट्रल वॉल्व खुलते हैं तब होती है? तो मिट्रल वॉल्व के खुलने से पहली बात तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है हार्ट के अंदर, जो वॉल्व्स के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो वॉल्व्स के बंद होने से होती है। तो खुलने से तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। मिट्रल कपाट के बंद होने से, भाई मिट्रल कपाट के बंद होने से, मिट्रल वॉल्व जो होता है यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व का मतलब होता है बाइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने की आवाज तो हृदय की पहली ध्वनि होती है, फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट होती है, जिसको कि अपने लब कहते हैं। तो वो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। एओर्टा के आधार पर, अब एओर्टा क्या होता है तो इतना तो सबने सुना होगा कि ये अपना हार्ट है, और ये देखो यहां पर मैंने बनाया ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल से आप सभी जानते हैं पल्मोनरी एओर्टा निकलती है, या पल्मोनरी आर्टरी, जो भी कुछ कह दो। और यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है भाई? डेट इज कैविटिको-सिस्टेमिक एओर्टा, यानी कि ग्रीवादेहिक चाप निकलती है। तो इन दोनों के नीचे, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के नीचे और किसके नीचे? डेट इज ग्रीवादेहिक चाप, एओर्टा के नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। याद रखना, जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चले जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड जब एओर्टा के अंदर चले जाता है तो कहीं ब्लड पीछे ना आ जाए, तो सेमील्यूनर वॉल्व क्या हो जाते हैं? झटके के साथ में बंद हो जाते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट झटके के साथ में बंद हो जाते हैं, और वही सेमील्यूनर वॉल्व के बंद होने की आवाज़ आपको हार्ट की सेकंड साउंड, यानी कि हार्ट की द्वितीय ध्वनि के रूप में सुनाई देती है, और जिसको कि हम क्या कहते हैं? डब कहते हैं। तो सेमील्यूनर वॉल्व्स एट द बेस ऑफ एओर्टा क्लोजेस। हृदय की ध्वनि डब किससे उत्पन्न होती है? सेमील्यूनर वॉल्व जो कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बेस के ऊपर है, उनके बंद होने की आवाज़ ही तो आपको डब की ध्वनि के रूप में सुनाई देती है। ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन, तो ओपन होने पर तो कभी साउंड जनरेट होती नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट का जो आंसर है वो परफेक्ट आंसर है, थर्ड। इज इट क्लियर? आई थिंक सो आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हृदय में गति प्रेरक या पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? पेसमेकर की बात हो रही है तो हम ऐसे नोड की बात कर रहे हैं।
ऐसे नोड का मतलब समझते हो हिंदी के अंदर? शिरा आलिंद पर्व, शिरा आलिंद पर्व। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पेसमेकर या गति निर्धारक कहाँ होता है। तो ये देखो, ये हार्ट है, इसके 4 चैम्बर्स हैं, राइट। और ये क्या चीज़ है? लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट ऑरिकल है ना। यहाँ पर हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी कुछ बनाना है, ठीक है। ये क्या चीज़ है? राइट ऑरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। और यहाँ पर लगभग यहाँ पर इस जगह पर ये क्या चीज़ है? SA नोड है, SA नोड, यानी कि पेसमेकर या गति निर्धारक या शिरा आलिंद पर्व या SA नोड, ठीक है। तो हृदय में गति निर्धारक या गति प्रेरक या पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? वेयर इज पेसमेकर सिचुएटेड? बाएं आलिंद में पल्मोनरी शिरा के छिद्र के समीप। क्या ये बाएं आलिंद के अंदर होता है? नो। लेफ्ट ऑरिकल के अंदर तो सवाल ही नहीं उठता है। दाएं आलिंद में यूस्टिकियन कपाट के समीप, इन राइट ऑरिकल नियर यूस्टिकियन वॉल्व, अंतर आलिंद पट्टी के पास में, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के पास में, मतलब यहाँ पर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के पास में। तो यहाँ पर तो AV नोड होता है बेटा, तो AV नोड होता है, आलिंदी निलयी पर्व होता है, तो ये तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। अंतर निलयी पट्टी के पास में, क्या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये रहा, ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये क्या है बेटा? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो अब आप देख सकते हो कि कहाँ पर है। तो अंतर्निलयी पट्टी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, यानी कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में तो होगा ही नहीं, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ये होता नहीं है, ठीक है। तो फिर बचा कौन सा? दाएं आलिंद में यूस्टिकियन कपाट के समीप। दाएं आलिंद के अंदर यूस्टिकियन कपाट और थिबेशियन कपाट होते हैं। याद रखना, ये जो राइट ऑरिकल होता है ना, इसके अंदर पल्मोनरी ये जो प्री केवल और पोस्ट केवल्स वगैरह होती है ना, ठीक है ना, अग्रमाशिरा और पश्चिमाशिरा, राइट। और कोरोनरी साइनस की ओपनिंग को कंट्रोल करने के लिए यूस्टिकियन और थिबेशियन कपाट होते हैं, ठीक है। तो राइट ऑरिकल के अंदर, याद रखना ये राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल के अंदर यूस्टिकियन वॉल्व के बिल्कुल करीब राइट ऑरिकल के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? पेसमेकर प्रेजेंट होता है। तो दाएं आलिंद में यूस्टिकियन कपाट के समीप, यानी कि राइट ऑरिकल के अंदर नियर यूस्टिकियन वॉल्व के पास में क्या प्रेजेंट होता है? SA नोड प्रेजेंट होता है। पोजीशन को याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, पेपिलरी पेशियां कहाँ पाई जाती है? पहली बात तो याद रखना, ये मैंने हार्ट बनाया, पहले समझ लो, पोजीशन देख लो। हार्ट का स्ट्रक्चर तो सभी ने देखा होगा, पढ़ा होगा। यदि हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं जानते हो तो मेरा जो बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन चैनल है, उसके ऊपर डिटेल वीडियोस करीब 950 वीडियोस हैं, है ना, वहाँ पर जाकर और आप देख सकते हो। तो ये क्या चीज़ है? लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है, राइट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। अब पेपिलरी मसल्स कहाँ होती है? तो पहले सुन लो, ये वेंट्रिकल्स की जो वॉल है ना, ये वेंट्रिकल्स की वॉल, ये देखो, ये वेंट्रिकल्स की वॉल के ऊपर ये जो ब्लैक कलर से जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? वेंट्रिकल की वॉल के ऊपर पेपिलरी मसल्स होती है, पेपिलरी मसल्स होते हैं वेंट्रिकल्स की वॉल के ऊपर। वेंट्रिकल्स की वॉल से संबंधित कौन सी होती है? पेपिलरी मसल्स होती है। तो यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? पेपिलरी पेशियाँ पाई जाती है। हीमोसील ऑफ कॉकरोच, कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक, ये तो ह्यूमन हार्ट के अंदर मिलती है। हृदय के आलिंदों में, क्या यहाँ पर है? क्या ऑरिकल्स ऑफ हार्ट में? नो। हृदय के निलयों में? यस। सामने दिख रहा है वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, बिल्कुल मार्क कर दिए मैंने। और भुजाओं के अंदर? नो। तो हृदय के निलयों के अंदर, है ना, इंपॉर्टेंट है, हृदय के निलयों में कौन पाई जाती है? वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट में कौन पाई जाती है? पेपिलरी पेशियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट, स्तनियों के हृदय के दाएं आलिंद में रुधिर कहाँ से पहुँचता है? ये हार्ट, राइट, ये अपना लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। अब वो पूछा स्तनियों के हृदय में दाएं आलिंद राइट एट्रियम या ऑरिकल इन मैमेलियन हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, तो ये रहा,
ये प्योर ब्लड यहाँ पर किससे आता है, तो पल्मोनरी वेन से आता है। पल्मोनरी वेन ही ऐसी वेन है जो यहाँ पर प्योर ब्लड को लेकर आती है, यानी कि फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा यहाँ पर ब्लड को लाया जाता है। क्लियर है। तो स्तनियों के हृदय के दाएं आलिन में, ये दाएं आलिन, ये तो आपसे दाएं आलिन पूछा है ना, तो राइट पूछिए, दायां ये तो लेफ्ट हो गया, दायां पूछिए तो दायां कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पर कौन आता है, तो एक तो होती है प्रीकेवल यानी कि अग्र महाशिरा, और एक है ये पश्च महाशिरा, पोस्ट केवल। तो अब प्रश्न पहले देख लेते हैं एक बार कि क्या पूछा है। दाएं पूछा है ना, तो स्तनियों के हृदय के दाएं आलिन में रुधिर कहाँ से आता है, दाएं में। दाएं मतलब ये रहा राइट ऑरिकल, है ना, तो ये तो लेफ्ट के लिए है ना, दाएं के लिए पूछा है। बाएं पूछे तो पल्मोनरी वेन, दाएं पूछे तो प्री केवल और पोस्ट केवल, यही तो इम्प्योर ब्लड को यहाँ पर लेकर आती है। तो अग्र महाशिरा, केवल अग्र महाशिरा तथा पश्चिम महाशिरा दोनों, ऑफकोर्स केवल अग्र महाशिरा नहीं, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा दोनों इम्प्योर ब्लड को लेकर आ रही है। पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी वेन्स नहीं, पल्मोनरी वेन्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि पल्मोनरी वेन्स तो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर बाएं आलिंद में लेकर आ रही है, ये तो पूछ रहा है दाएं आलिंद के अंदर रक्त, ठीक है। और साइनस वीनसिस, ठीक है, साइनस वीनसिस, सुनो, यहां पर अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा ब्लड को लेकर आएगी। तो चौथे प्रश्न का जो अपना आंसर है वो प्री केवल एंड पोस्ट केवल है। वेरी इंपॉर्टेंट कर देता हूं क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया था। सो हृदय पेशियों की विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल्स, है ना। कार्डियक मसल्स की क्या विशेषता है कि दे कॉन्ट्रैक्ट क्विकली एंड गेट फटीग। नो, क्विकली तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तीव्र संकुचन तो करती है, लेकिन थकावट आ जाती है। अरे भाई, हार्ट की मसल्स यदि थक गई तो इंसान ऊपर नहीं पहुंच जाएगा, भगवान को प्यार नहीं हो जाएगा क्या। तीव्र संकुचन करती, कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, यस, तीव्र संकुचन करती है। डू नॉट गेट फटीग, ये थकती कभी भी नहीं है, बिल्कुल थकती नहीं है, जिंदगी भर जब तक इंसान जिंदा रहता है धड़कती रहती है। मंद संकुचन, कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, कभी भी हार्ट स्लोली थोड़ी कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, और साथ में वो लिख रखा है थकावट भी प्रदर्शित कर देती है। नो, मंद संकुचन, पहली बात तो कभी भी हार्ट मसल्स बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्लोली तो कॉन्ट्रैक्ट करती नहीं है, और बिना थकावट के, तो ये भी गलत हो गया। हृदय की पेशियों की विशेषता है कि वो तीव्र संकुचन दर्शाती है, बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, और फटीग नहीं आता है, उसमें थकान नहीं आती है, ठीक है। तो दूसरा वाला ये अपना कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, तीव्र संकुचन व बिना थकावट के, ये इसकी विशेषता है। कॉन्ट्रैक्ट क्विकली और कभी भी थकती नहीं है। स्फेग्मोमेनोमीटर से क्या नापते हैं, इतना तो सबको आता होगा कि डॉक्टर के वहाँ पर आप जाते हैं तो यदि ब्लड प्रेशर को नापना है, रक्तदाब को, ब्लड प्रेशर को मापना है, तो स्फेग्मोमेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट का क्या है। स्फेग्मोमेनोमीटर एक क्या इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है जिसका उपयोग रुधिर दाब को नापने के लिए होता है। तो ब्लड प्रेशर, ऑफ कोर्स ब्लड प्रेशर तो नब्ज को नापने के लिए नहीं होता है, पल्स रेट यानी कि रेट ऑफ हार्ट बीट को नापने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए नहीं होता है, रुधिर दाब को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का यूज होता है, ठीक है। छठे का क्लियर है भाई। मनुष्य का हृदय होता है, हार्ट ऑफ मैन इज, ह्यूमन बीइंग का मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक या डाइजेनिक। मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक, डाइजेनिक। पहली बात तो ये बता दूं, हार्ट दो ही तरीके के होते हैं, राइट। या तो वो न्यूरोजेनिक होता है या पेशीजनित होता है। पेशीजनित, इसको बोलते हैं पेशीजनित, है ना, पेशीजनित। और न्यूरोजेनिक का मतलब होता है तंत्रिका जनित, तंत्रिका जनित, है ना। तो तंत्रिका जनित जो हृदय होता है वो तो किसमें, जैसे कॉकरोच वगैरह हुआ, इनके अंदर होता है ना, या जैसे कि अर्थवॉर्म वगैरह है, इनके अंदर होता है तंत्रिका जनित। लेकिन हम यदि ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे अंदर हार्ट जो होता है वो पेशियों के कारण धड़कता है। हमारा हार्ट पेशियों के कारण धड़कता है, इसीलिए हमारा हार्ट मायोजेनिक है। बीट बिकॉज ऑफ मसल्स, बीट बिकॉज ऑफ मसल्स, बीट बिकॉज ऑफ मसल्स। इसीलिए तो कहते हैं कि यदि ह्यूमन हार्ट को ऑपरेशन के वक्त में
ह्यूमन बॉडी से हटाकर और टेबल के ऊपर रख दिया जाए तो भी वो धड़केगा कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो नर्वस सिस्टम के कारण नहीं धड़क रहा है, अपनी मसल्स के कारण धड़क रहा है। तो हमारा हार्ट जो है वो मायोजेनिक है, पेशी जनित हृदय है। लेकिन जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं या नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, कॉकरोच, अर्थवॉर्म वगैरह, उनके अंदर हार्ट जो है वो तंत्रिका तंत्र के कारण धड़कता है, तो उसको न्यूरोजेनिक कहते हैं। हमारा हार्ट कैसा है? पेशी जनित है। हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मायोजेनिक, पेशी जनित है। इसलिए 7th क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होगा। मनुष्य के हृदय में बाइकस्पिड कपाट कहाँ होते हैं? बाइकस्पिड पहले तो कहाँ पर है ये जान लो। ये क्या है? अपना लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर जो है ये तो बाइकस्पिड वॉल्व है, ये वाला बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व किसके बीच में भाई? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ट्राइकस्पिड वॉल्व बोले तो बेटा त्रिवलन कपाट, और बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व बोले तो द्विवलन कपाट। तो मनुष्य के हृदय में बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पर है? तो सामने दिख रहा है कि ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। अब देख लो कहाँ पर है। दाएं आलिंद तथा पल्मोनरी महाधमनी के वहाँ पर है। राइट ऑरिकल और पल्मोनरी एओर्टा के वहाँ पर है क्या? गलत। पश्च महाशिरा व पोस्ट केवल और ऑरिकल, पश्च महाशिरा ये यहाँ पर होती है और ऑरिकल यहाँ, एंड ऑरिकल ये भी नहीं होगा। बाएं आलिंद व बाएं नीले, ये रहा। बाइकस्पिड वॉल्व इज सिचुएटेड इन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट है? साफ दिख रहा है। और ये लिख रहा है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर तो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, तो ये तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में, बाएं आलिंद ये रहा, बायां निलय ये रहा, इन दोनों के बीच में कौन है? बाइकस्पिड वॉल्व है। इसलिए हमने तीसरे के ऊपर ऑप्ट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था एग्जाम के अंदर। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय दाब कितना होता है? एक नॉर्मल पर्सन जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है उसका हमेशा 120/80 mmHg, 120/80 mmHg ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर ऊपर वाला जो प्रेशर है ना, राइट, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 120/80 mmHg। यदि किसी व्यक्ति का 3 बार बीपी लिया जाए और वो 140/90 आ रहा है, 140/90 mmHg आ रहा है, तो मान लीजिए कि वो व्यक्ति फिर हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। तो 120/80 mmHg होना चाहिए। प्रथम हृदय ध्वनि है। देखो प्रथम हृदय ध्वनि जो होती है वो कौन सी होती है? लब होती है। प्रथम हृदय ध्वनि जो होती है वो कौन सी होती है? लब होती है। तो अब वो पूछा लब साउंड एट द एंड ऑफ सिस्टोल। क्या सिस्टोल के अंत में, क्या सिस्टोल जब अंत हो जाता है, क्या सिस्टोल के अंत में लब साउंड जनरेट होती है, या निलय संकुचन की शुरुआत होने पर लब साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल? जब निलय संकुचित होने की शुरुआत होती है, निलय जब संकुचित होता है तो शुरुआत होती है, तब लब साउंड जनरेट होती है। सिस्टोल के अंत में लब साउंड जनरेट होती है। सिस्टोल के समय डब के रूप में, डब साउंड एट द एंड ऑफ सिस्टोल या डब साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल के समय डब के रूप में, तो ये तो होना ही है, डब तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। डब साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डब की तो बात ही नहीं हो रही है, चर्चा ही लब की चल रही है। तो अब 2 चॉइसेस अपने पास में बच जाती है कि क्या फर्स्ट साउंड जो होती है वो लब होती है। तो लब साउंड क्या सिस्टोल के एंड में जनरेट होती है, सिस्टोल के अंत में जनरेट होती है, या लब साउंड इज जनरेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल? तो हमेशा याद रखना लब साउंड कभी भी सिस्टोल के अंत में नहीं निकलती है। लब साउंड जो होती है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बिगिनिंग में निकलती है। और लब साउंड कब जनरेट होती है? जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने की जो आवाज़ है वो जनरेट होती है किस रूप में? लब साउंड के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट 1 था,
और इसके तहत मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस किए। हम लोग और भी इस तरीके के वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आपको ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। आपके कमेंट ही हमें ताकत देते हैं आपके लिए अच्छा काम करने के लिए। ऑलराइट, सो थैंक यू। विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 11 बजे एक नए वीडियो के साथ में।